नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। अभी हम तीसरे चैप्टर की तरफ अग्रसर हैं। 2 चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। हमारा लास्ट चैप्टर था रेसों से वस्त्र तक, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस कराए थे। 20वां क्वेश्चन हमने आपके ऊपर छोड़ा था। आपने अच्छा सा उत्तर दिया, कमेंट्स भी किए और मैंने कहा था कि जो आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं उसका उत्तर बताऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा जवाब था, जो आप लोगों ने अच्छी तरह से वीडियो देख करके समझ करके दिया। मैं एक बार फिर से चलिए उस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, उस प्रश्न पे। लास्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से 20वां नंबर क्वेश्चन था, कौन सा कपड़ा जल्दी सूख क्वेश्चन ये था कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाता है, यानी कौन सा किस बस रेसेस का कपड़ा जल्दी सूख जाता है पानी में भिगो करके जब हम उसको निकालते हैं। तो ऑप्शन हमारे थे, 1 था सूती वस्त्र, सूती कपड़ा कह सकते हैं। दूसरा है ऊनी कपड़ा, थर्ड है पॉलिस्टर, के कपड़े, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। लास्ट हमारा पिछले अध्याय से हमारा ये जो क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया और बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए, मुझे खुशी हुई। और हम आगे ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। तो 20वां नंबर क्वेश्चन का हम देख लेते हैं उत्तर क्या है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे। कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाता है? सूती का कपड़ा, ऊनी कपड़ा, पॉलिस्टर के कपड़े, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सूती का कपड़ा जो होता है, यदि हम पानी में भिगो करके डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है, आधा घंटा या जितना भी टाइम लगे। उसके रेसेस में, ये रेसेस हैं, उनके रेसेस में पानी चले जाते हैं। ऊनी कपड़ा आप समझ ही रहे हैं, ऊन का कपड़ा जो है आप लेते हैं तो भी आपका ज्यादा देर से सूखता है। पॉलिस्टर के कपड़े जो होते हैं उसको देखा जाए तो जो पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उनके रेसेस में पानी नहीं जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक का कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, तो प्लास्टिक का कपड़ा में गनी बह गया, कुछ इस टाइप के आप कपड़े लेते हैं तो देखते हैं कि उसके रेसेस में जो है पानी नहीं गया तो जल्दी सूख जाता है। यानी इन तीनों में, और इनमें से कोई नहीं है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हम देखते हैं कि इनमें से हमारे जो उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर है, कौन सा आंसर है, तो पॉलिस्टर के कपड़े। तो ये है पॉलिस्टर के कपड़े। बीसवां नंबर क्वेश्चन का उत्तर है पॉलिस्टर के कपड़े। आप जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है। जिन्होंने सी या थर्ड नंबर ऑप्शन चूज किया है, उनका करेक्ट आंसर है। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं
कि वो पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 देखते हैं। यूनिट नंबर 3 बोलता है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। हम तीसरे चैप्टर में देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे या 4 बातों का अध्ययन करेंगे। पहला, परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, इसके विषय में जानेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद परमाणु का संगठन क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। परमाणु रचना मॉडल क्या है, परमाणु रचना मॉडल क्या है, इसके विषय में जानेंगे। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। समस्थानिक आयनों का बनना और संयोजकता, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको बता दूं कि ये इतने पॉइंट, इतनी बातें हमें पढ़नी है और इनसे निकलने वाले क्वेश्चंस, पहले तो मैं इन्हें समझाऊंगा, फिर आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और हो सकता है कि उस 20 क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन आ भी जाए। नहीं आते हैं तो इससे रिलेटेड ही आएंगे। यदि आप पढ़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप निश्चित ही जो सवाल आएगा नवोदय कक्षा 9 के लिए, सीएचएस सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान जिसके लिए भी आएगा, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि नॉट फॉर नवोदय सीएचएस सैनिक स्कूल, ये एयरफोर्स, अग्निवीर, आर्मी, नेवी या किसी नॉर्मल एसएससी सीजीएल जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सामान्य विज्ञान है, ये मतलब जनरल साइंस है, तो जहां साइंस में नॉर्मल भी है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है परमाणु संरचना के विषय में। तो आप एक बार देखें और समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस विषय पे बात करते हैं। अगले में हम देखते हैं, पहला पॉइंट था परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, इस विषय में पढ़ेंगे या ये क्या होता है। और पहले पॉइंट ही था, तो पहले पॉइंट में परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, इसमें कहते हैं कि भारतीय दार्शनिक कणाद के अनुसार, हमारे देश के जो भारतीय दार्शनिक थे, महर्षि थे, कणाद ऋषि थे, जिन्होंने इस पे अपना विचार व्यक्त किया, तो उन्होंने बताया कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। यानी मैं एक चीज कह दूं कि आप मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूं, पहले वो समझिए। किसी भी आइटम, एलिमेंट, तत्व या किसी भी वस्तु का जो सबसे छोटा इकाई है, यानी तोड़ तोड़ के, ये पेन है, इसको तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि उससे और छोटा नहीं किया जा सकता है, वो परमाणु है। ये किसने बताया? महर्षि कणाद ऋषि ने, या कह सकते हैं कि दार्शनिक कणाद ने, जो भारतीय थे। उन्होंने कहा कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। यानी किसी तत्व का, किसी वस्तु का, किसी पार्टिकल का सबसे छोटा इकाई, यानी उससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं, वो है परमाणु। ठीक है, ये आपको याद करने की बातें हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो और कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। महर्षि कणाद ऋषि ने या दार्शनिक कणाद ने हमें बताया, वो बहुत दिनों तक चलता रहा, फिर बाद में वैज्ञानिकों ने सर्च मारा, सब देखा, उन्होंने बताया कि सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। यानी सोने का जो परमाणु होगा अलग होगा, चांदी का जो सबसे छोटा कण होगा उसका परमाणु अलग होगा।
यानी उसकी क्रिया प्रतिक्रिया ये कह सकते हैं, या जो भी बातें हैं। ठीक है, तो बताया गया कि सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग पदार्थों के अलग अलग परमाणु होते हैं। एक और उदाहरण देते हैं, उसका रीजन ये अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं बताता हूं, अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और यदि आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए, चीनी चीनी ले लीजिए और नमक ले लीजिए। चीनी और नमक, इनके जो सबसे छोटा कण जो होगा वो अलग होगा, और आप समझ सकते हैं कि नमक का अलग होगा। तो स्वाद भी अलग होते हैं, धीरे 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 आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे बताया गया, आगे यहां तक तो पता चल गया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने सर्च मारा, आगे उस पर रिसर्च चलता रहा, तो उससे क्या रिसर्च निकला कि नहीं, देखते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। यानी परमाणु सबसे छोटा कण है, ये तो बता दिया गया। ये सर्च अभी तक चल रहा था, कणादृषि के बाद बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर उसके बाद बताया गया कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु मॉलिक्यूल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे कि देखिए, एक जो है, आपने एक परमाणु लिया, सबसे छोटा कण, और दूसरा भी परमाणु ले लिया, दूसरा, ये दोनों मिल करके एक अणु बनाते हैं। जैसे हम बात करेंगे चीनी का अणु, या फिर कह सकते हैं सोने का अणु, या चांदी का, तो अणु की जब आता है तो आप कहेंगे कि भाई वो उसके टुकड़े हो सकते हैं। अणु जो है परमाणु से बड़ा है, बड़ा मतलब उसके आगे वाला पार्ट है। उसके बाद आइटम, एलिमेंट ये बढ़ते जाते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे छोटा कण लिया, जोड़ते गए, ये पेन है, पेन के छोटे छोटे कणों से जुड़ते जुड़ते ये गए हैं। तो अणुओं को जोड़ते जोड़ते जो दो परमाणु जो है सबसे छोटा कण है, उसके बाद बढ़ते 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 कितना बड़ा आइटम बन गया। आगे देखते हैं, जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व एलिमेंट का अणु प्राप्त होता है। जब समान प्रकार के, आगे वैज्ञानिकों ने सर्च मारा, क्या पता किया कि जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व एलिमेंट प्राप्त होता है। अभी जैसे बताया पेन का उदाहरण, या फिर हम चीनी का लेते हैं उदाहरण। देखिए चीनी का, ये मान लीजिए कि आपका परमाणु है, परमाणु मैं मानता हूं, तो ये परमाणु मिल करके करते 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 ये मिलते गए और ये एक अणु बन गया। तो कह रहा है कि जब समान प्रकार के कई परमाणु, ये है परमाणु, ये समान प्रकार के परमाणु हैं और जाकर के एक अणु बन गए, और वो अणु जो बना यानी एलिमेंट, तत्व का अणु बनता है। इस हम तत्व को, ये जो बना, ये इतना बड़ा जो बना है, इसको हम शुगर या फिर चीनी, देखिएगा क्या बोला है कि जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक एलिमेंट, तत्व का अणु प्राप्त होता है। यानी एक शुगर, एक चीनी का जो कण है उसमें बहुत सारे अणु हैं, और उन अणुओं को बनने में बहुत सारे परमाणु लगे हैं। फिर वो कण, बहुत सारे कण मिलकर के एक एलिमेंट, एक तत्व बना। एक चीनी ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, बोर्ड ले सकते हैं, हर वस्तु पर ये लागू है।
ठीक है, हर वस्तु पे बार बार चीनी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि ये छोटे कण है, पार्टिकल है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या बोला, जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व एलिमेंट का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, चलिए उदाहरण, ये तो चीनी का था, उदाहरण के लिए देखते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन का दो परमाणु जो मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु एक, हाइड्रोजन का परमाणु दो इक्वल टू हाइड्रोजन का अणु। यानी जब हाइड्रोजन की हम बात करेंगे, हाइड्रोजन की एक अणु जब हम बात करें तो आप समझ जाइए कि दो परमाणु उसमें है, हाइड्रोजन का एक अणु बना है। यदि दो हाइड्रोजन के अणु होंगे तो उसमें चार हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। समझ रहे हैं, एकदम कंफर्म है। आगे देखते हैं, तो ये समझने वाली बात है। तो आप ये हाइड्रोजन का एक अणु है प्लस दूसरा अणु है, परमाणु है, और ये बन करके ये। अब यहीं पे हम मान लीजिए, अभी यहीं पे हम देखते हैं कि दो दो ले लेते हैं तो ये दो हो जाएगा। अब बोलेंगे सर यहां दो ही कैसे हुआ, तो ये दोनों जो है परमाणु है और ये है अणु है, दो अणु बनेंगे हाइड्रोजन के। इसके विषय में भी हम आगे देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे बनते हैं, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, जब असमान के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। जब दो असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। मैं एक बार फिर से उदाहरण दे रहा हूं, आप समझिए। जैसे कि नमक ले लेंगे, नमक का परमाणु और पानी का परमाणु, या फिर हाइड्रोजन, किसी एक की बात करेंगे। मैं ऐसे जनरल बातें कर रहा हूं कि नमक का परमाणु और पानी का परमाणु, नमक का स्वाद अलग, पानी का स्वाद अलग। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक बनता है और वो कुछ अलग ही स्वाद मिलता है हमें, पानी का स्वाद ही चेंज हो जाएगा। नमक या फिर चीनी को हम पानी में घोले, चीनी नमक को एक साथ में पानी, तीन तीन चीजें घोले, तो ये कह रहा है कि दो जब असमान के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है, एक अलग ही यौगिक बन जाते हैं। दोनों मिलकर के एक अलग ही यौगिक, एक अलग ही आइटम बना देते हैं। ठीक है, एक अलग ही आपका एलिमेंट बन जाता है, तत्व बन जाता है। यहां पे उदाहरण भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु, Cl का एक परमाणु, HCl हो गया, दोनों मिल गए आपस में HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु हो गया। देखिए, तो यहां पे एक अलग ही अणु बन गया। ठीक है, अब देखते हैं, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु H, हाइड्रोजन का एक परमाणु H तथा क्लोरिक का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोरिक HCl का अणु बनता है। अब कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि HCl यानी हाइड्रोजन क्लोरिक का अणु कैसे बनता है, तो आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन क्लोरिक का एक अणु प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये अभी तक जो रिसर्च था, कणाद ऋषि के बाद वैज्ञानिकों ने ऐसे रिसर्च किया, इस पे चर्चा किया, इस विषय पे बात किया। अभी तक पीछे हमने पढ़ा कि मूलभूत इकाई क्या है, परमाणु जो है मूलभूत इकाई है। अब अभी तक ये सिद्धांत चलता रहा। उसके बाद से जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी जॉन डाल्टन ने एक अपना अलग परमाणु सिद्धांत दिया, अभी तक चल रहा था, उसके बाद सर्च होता रहा। तो जॉन डाल्टन ने एक अपना अलग परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया
जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जॉन डाल्टन ऑन एटॉमिक। तो देख सकते हैं जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके ऑप्शनल में भी आ सकता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब, या डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत किस सन में दिया था। तो उसने 1808 ईस्वी में दिया था। उसने एक क्या बताया, संरचना तथा परमाणु संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार दिया। मैंने एक ऐसा विचार दिया व्यवस्थित तरीके से परमाणु के बारे में, और एक अपना परिकल्पना प्रस्तुत किया कि भाई ऐसा हो सकता है, परमाणु के बाद मतलब ये हो सकती हैं परमाणु में क्रियाएं। तो उसे ही डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। अब डाल्टन ने क्या क्या बताया, डाल्टन के अनुसार क्या क्या है देखते हैं। डाल्टन के अनुसार डाल्टन ने क्या क्या बताया कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। यानी ये जो पेन है, आप समझिए कि ये पेन इतना बड़ा जो बना है एकदम सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। छोटे छोटे कण आपस में मिलकर के इस पेन का निर्माण किए हैं। जैसे कि सोना बनाने के लिए या चांदी को आप समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण रहते हैं। जब ये छोटे छोटे कण हैं और जब ये आपस में मिलेंगे तो इस तरीके से बन जाएंगे, समझिए। तो ये जो है एलिमेंट या पदार्थ है, और ये कह सकते हैं सूक्ष्म कण है। ये क्या सूक्ष्म कण है, छोटे छोटे सूक्ष्म कण जो है आपस में मिल गए तो एक पदार्थ का निर्माण होता है। ये डाल्टन ने बताया था। डाल्टन के अनुसार परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है न बनाया जा सकता है। एक बार फिर से देख लेंगे। परमाणुओं को न तो नष्ट किया, जैसे ये जो अणु है ये परमाणु, सपोज इसको मान लिया जाए परमाणु, तो ना तो इसको नष्ट किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम इस पेन को छोटे छोटे कणों में विभक्त करते हैं, विभाजित करते हैं, इसको पीस लेते हैं, तो क्या इसके कण अदृश्य हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा ये कण रहेंगे, ये कण रहेंगे। तो इस तरीके से ना तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं और ना इसको हम पैदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पेन के कण जो थे या परमाणु जो है, जब हम इसको मिक्स करके छोटा किए, आप समझिएगा छोटा कर दिए, छोटे छोटे कण में विभक्त किया, उसके बाद क्या होता है, जैसे डाल्टन के अनुसार कि आपका ना तो पैदा किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया, तो नष्ट तो होगा नहीं, ये तो इतना ही रहेगा। पैदा नहीं किया जा सकता है का मतलब ये हुआ कि एक और पेन के बराबर अपने आप ये नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको पीछे तो ये इससे 5 पेन बन जाएंगे एकदम इसी भार के, इसी टाइप के, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा होता तो कुछ भी हो सकता है, वो जादू वाली कहानी होती है। जादू मंत्र करते हैं 1 से 3, 3 से 5 और बनते जाते हैं। या फिर आप लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग में होता है कि एक मेंबर बनाओ, 2 और बनाओ, 3 और बनाओ, चैन सिस्टम जोड़ते जाएंगे, वो अलग चीज होती है। तो ये डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता और नहीं बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होते हैं। इसने क्या बताया, परमाणु अविभाज्य होते हैं। मतलब अविभाज्य मतलब क्या होता है, विभाजित
नहीं किया जा सकता। यानी क्या बोल रहे हैं, परमाणु अविभाज्य होता है, उसको हम विभाजित नहीं, सबसे छोटा कण, उसके बाद उसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। ये किसने बताया? जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब होता है विभाजित नहीं किया जा सकता, मीन्स उससे और छोटा हम नहीं कर सकते हैं। ये डाल्टन ने बताया था। आगे देखते हैं, और आगे उसने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक ही तत्व है, मैं बार बार सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, यदि हम चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो जो उसके परमाणु होंगे उनका भार, यानी एक ही तत्व के जितने भी चीनी होगा, चीनी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, यदि हम दो पार्ट करें, एक पार्ट को खाएं तो मीठा लगेगा, क्या दूसरे पार्ट को खाएंगे तो नमक जैसा लगेगा? ऐसा होता है क्या? नहीं, वो भी चीनी जैसा मतलब मीठा ही लगेगा। ये सिंपल सी बात है। आपको समझना है क्या बोल रहे हैं कि परमाणु का जो भार है वो एक समान रहेगा, आकार व अन्य गुण जी जो भी रहेंगे सब सेम रहेंगे, लगभग लगभग बराबर रहेगा, समान होता है। समान में क्या होता है कि देखा जाए तो नमक का ले लिया जाए उदाहरण, तो नमक के सारे जो होते हैं कण नमक जैसे ही लगेंगे, नमक जैसे ही लगते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। यानी दूसरा तत्व, तो जैसे आपने देखा कि ये चीनी लिया, यदि ये चीनी है, चीनी के परमाणु है, यदि ये चीनी है और ये नमक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। यानी इसके जो है सारे गुण जो होंगे लगभग लगभग समान होंगे, और इसके जो सारे गुण होंगे वो भी समान होंगे। क्या समझ में आया कि इसके जो चीनी चीनी जैसा लगेगा, नमक नमक जैसा लगेगा। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। यानी कि चीनी के जो परमाणु हैं उनके अलग गुण होंगे और नमक के जो है अलग गुण होंगे। तो ये और ये दोनों में जो है समानताएं जो होंगी ये भिन्न होगा। भिन्न मतलब अलग। ये दोनों के जो गुण होंगे, भार होंगे, जो भी होंगे वो अलग होंगे। परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। परमाणु जो होते हैं उसने बताया कि सरल सिंपल से पूर्णांक में 2, 4, 6, 8 इस तरीके से वो संयुक्त होते हैं, जुड़े रहते हैं। 2, 8, 4, 6, 3, ऐसा नहीं कि 2 और 1 ऐसे नहीं जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसने ये बताया। तो इसके जो परमाणु होंगे वो सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होंगे, जुड़े होंगे एक दूसरे से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है जो डाल्टन ने दिया था, लास्ट एक पॉइंट दिया था कि परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु जो है अविभाज्य है, वो गलत सिद्ध हुआ। इसमें देख सकते हैं आप कि परमाणु अविभाज्य कर गलत सिद्ध हुआ। ये किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने, यानी डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने जो दिया था अपना सिद्धांत, उसमें बताया था कि परमाणु अविभाज्यकरण है, गलत सिद्ध हुआ। तो परमाणु जो है वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग के माध्यम से
उसको भी विभाजित कर दिया, परमाणु से भी छोटे कणों का खोज हो गया, और उनको भी इस तरीके से खोज करके वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु विभाजित हो सकता है, 3 मूल कण होंगे, यानी जो फंडामेंटल पार्टिकल होंगे इनके 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी उसके बाद वैज्ञानिकों ने मेसान और बहुत सारे कणों का खोज कर दिया है उस परमाणु के अंदर, लेकिन मुख्यतः हम जब बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हमें इतना तक ही पढ़ना, आगे कुछ पढ़ना होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो देखता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं कि अब तीनों का खोज कैसे हुआ, किसने किया, ये जस्ट जानना है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज सर जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था, कैथोड किरणों के अध्ययन से किया था, कैथोड किरणों के अध्ययन से किया, और बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। हाइड्रोजन H के द्रव्यमान का 1/1837, यानी जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, एक अणु का जो द्रव्यमान होगा उसका 1/1837 वा भाग जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया, 1886 ईस्वी में किया था। अभी ये खोज तो कर दिया लेकिन प्रयोगात्मक रूप से नहीं बता पाए थे। गोल्डस्टीन ने किया था लेकिन प्रयोगात्मक रूप से नहीं बताए थे, तो रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन रख दिया। खोज तो किया लेकिन नाम जो है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन दिया। देखिए, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, प्रोटॉन पे जो होगा धन आवेश होगा। आपने देखा होगा बैटरी, घर में इन्वर्टर देखा होगा, बैटरी देखा होगा, या फिर टार्च का सेल देखा होगा, वहां पे एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। वहीं पे ये खेल है, वहीं पे ये खेल कहानी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। यानी ऋण आवेश है, जो माइनस लिखा, इसे बैटरी बना रहता है, आपने देखा होगा ना, ऐसा बैटरी बना रहता है, बैटरी के ऊपर ऐसे रहता है, यहाँ पे ये रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, और फिर बीच में ऐसे ऐसे रहते हैं, इसमें पानी डालते हैं, आप समझिए। आपने बैटरी देखा है? बैटरी में देखे होंगे कि यहां पे जो है एक, यहां पे मान लीजिए मैं इसको यहां पे बना देता हूं, ऐसे बैटरी के दो पार्टों में, दो कोनों में लगे रहते हैं, एक के तरफ प्लस रहता है, एक की तरफ माइनस रहता है, यदि हम इसको बैटरी मानते हैं तो। इसको यदि हम बैटरी मानते हैं तो आपने देखा होगा कि एक की तरफ प्लस रहता है, एक तरफ माइनस। तो यहां पे समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस के बारे में बता रहा है, प्रोटॉन जो है प्लस के बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं कि प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन का हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। देखते हैं, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब देखें, यदि हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो भी है, देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हम इसको P से डिनोट करते हैं, तो दोनों का जो है बराबर होगा। आगे देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था, और उसने बताया कि ये विद्युत उदासीन होते हैं, ये विद्युत उदासीन होता है। मूल कण जो है द सेम, जो न्यूट्रॉन होता है, कह सकते हैं H यदि परमाणु है और उसका द्रव्यमान, यानी हाइड्रोजन परमाणु है तो उसका द्रव्यमान N न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया, और बताया कि ना इस पे प्लस होता है ना इस पे
माइनस होता है, यानी ये उदासीन होते हैं। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा एक न्यूट्रल भी लगा रहता है, 3 फेस, किसी किसी मोबाइल के चार्जर में 3 होता है, आपने देखा है? एक 2 सीधे रहते हैं प्लग के जो निकले, जिनको हम प्लग डाल, एक तीसरा नंबर ऐसे चार्जर बने रहते हैं। मान लीजिए ये चार्जर है तो इस पे एक ऐसा बना रहता है, ये लगभग बराबर ही रहते हैं। मान लीजिए ये चार्जर है तो मोबाइल चार्जर, तो ये जो है सबसे ऊपर वाले को हम कह सकते हैं अर्थिंग कह सकते हैं, अर्थिंग कह सकते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम अर्थिंग कह सकते हैं। उसी तो वो जो अर्थिंग है वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करता है और जो कि वो विद्युत उदासीन होता है। उसका भी द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला देखते हैं, तीन का मैं बताया, इलेक्ट्रॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज। ये होने के बाद एक फिर से नए, मतलब हर वैज्ञानिक ने अपना एक अलग प्रयोग चालू किया और अपना अपना एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया। 3 वैज्ञानिकों ने शुरुआत में किया, जिसको हम परमाणु संरचना मॉडल कहते हैं, मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 वैज्ञानिकों ने मुख्यतः दिया है, जिसमें पहले हैं जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। पहला है जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या फिर नाभिकीय मॉडल, तीसरा है नील्स बोर का मॉडल। यानी मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। 3 वैज्ञानिकों ने मुख्यतः दिया, इतना तक आपने समझ लिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, कणादृषि ने बता दिया, जॉन डॉल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसके बाद फिर से 3 वैज्ञानिकों ने अपना परमाणु संरचना पे मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका एक एक वैज्ञानिक का नाम इस तरीके से है: जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल, नील्स बोर का मॉडल। ठीक है, परमाणु मॉडल कह सकते हैं। आगे देखते हैं जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन ने अपना परमाणु मॉडल में बताया कि 10 टू द पावर, जो परमाणु जो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर स्क्वायर का एक व्यास के बराबर होता है। यानी इतना छोटा है कि उसका व्यास जो होगा, रेडियस जो होगा 10 के पावर -10 मीटर के लगभग में होगा। धनावेशित प्रोटॉनों के कारण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। ये देखिए, यदि ये परमाणु है तो धनावेशित प्रोटॉन है, यदि उस परमाणु के अंदर धनावेशित जो है, परमाणु जो है धनावेशित है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके उस परमाणु में धंसे रहेंगे। ये ऋणावेशित भी साथ में धंसे रहेंगे। इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेशित को, धनावेश को संतुलन करते हैं। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, दोनों बराबर होने चाहिए या होते हैं। तो इसने इसी तरीके का बताया, इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से जो है प्लस माइनस, उसने अपना ऑप्शन बताया। लेकिन ये क्या थे, यदि इसको हम प्रोटॉन धनावेशित कह सकते हैं, इसमें कहीं चलिए इसको हम यदि प्रोटॉन मानते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन मानते हैं। 10 टू द पावर -10 व्यास का गोला के लगभग बराबर होता है परमाणु। धनावेशित प्रोटॉनों के कारण
ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। जो प्रोटॉन है की खोज हो चुकी थी या हो चुका था, तो जब धनावेशित बताया गया तो इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर रहते हैं, वो ऋणावेशित होते हैं और धंसे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के धनावेश को संतुलित करते हैं। परमाणु मॉडल की पुष्टि, अब आगे देखते हैं। परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने से समर्थन नहीं मिला। यानी जो जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल था वो किसी भी प्रयोग से हमारा पुष्टि नहीं हो पाया, यानी प्रूफ नहीं हो पाया, जिसके वजह से उनको समर्थन नहीं मिला। बोला भैया आपका जो परमाणु मॉडल है वो सही नहीं है। आगे वैज्ञानिकों ने उन पे कंटिन्यू रिसर्च जारी रखा। अब आगे मैंने बताया था कि जे थॉम्सन, फिर रदरफोर्ड, नील्स बोर। तो आगे जो हमारा अगला है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ठीक है। इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, किस तरीके से उसका संरचना होता है, या फिर कह सकते हैं कि समस्थानिक क्या है, जो भी पॉइंट्स थे। बाकी के जो भी पॉइंट्स बचे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर लूंगा। और तब तक आप इसको देखिए, समझिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल से जुड़िए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू वॉच करते रहें। यदि आप कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे, दूसरा वीडियो देखिए, उस पे होने वाले 20-30 क्वेश्चंस देखिए, तो आपको मैं बता रहा हूं कि परीक्षा में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा था, या इस क्वेश्चन का ये उत्तर है। कॉन्फिडेंस के साथ आप उस प्रश्न का ऑप्शन का या ऑप्शन जो आएगा वो आंसर करेक्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा नए इस पॉइंट के साथ में, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।